हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। वो सभी लोग जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सेशन है। सो आई वेलकम यू ऑल। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी और टीजीटी के लिए हम लोग ये प्रोफेशनल एबिलिटी का जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर और इस वीडियो सीरीज़ से, ये करिकुलम वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 8 to 12 क्वेश्चंस का। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। ओके, इसमें हम लोग मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यहाँ तक का पार्ट कवर करने वाले हैं। बेफिक्र रहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लस साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आप जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो इन लेक्चर्स को ढूंढ रहे हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच पाए। ओके, तो अपने सेशन में हमें पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी। बट एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो बस वही समझेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी आपको देते चलेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, नेचर, स्कोप एंड इट्स रिलेशनशिप। ओके, तो साइकोलॉजी के बारे में कि बहुत बात फेमस है कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना माइंड खोया, फिर अपनी कॉन्शियसनेस खोई, कुछ इस तरह की बातें की जाती है। तो वो क्यों कहा जाता है वो आज हमें समझने का मौका मिलेगा, और वहीं से कैसे साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म बन जाता है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर आपको समझना है सो यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी को अगर मैं 2 लाइन में कहना चाहूँ, वैसे तो बड़ा मुश्किल है समझाना इसे, है ना, काफ़ी एक ब्रॉड फील्ड होती है, बट अगर हम कहें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी, है ना। मानव स्वभाव का अध्ययन करना अलग अलग परिस्थितियों में, वही क्या है, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी है। बट यहाँ तक ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन पहुँची कैसे? देखिए, साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका ओरिजिन या वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड साइकी मतलब सोल एंड लोगोस मतलब साइंस। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सोल का साइंस मतलब जिसमें आपको सोल के बारे में पढ़ने को मिले, आत्मा के बारे में पढ़ने को मिले। सो साइंस ऑफ द सोल, किसी आत्मा को समझना। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ की स्टडी करना, दैट इज़ अ साइंस। ठीक है, सो साइंस ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन, नाम से ये इसका मतलब निकलता है। बट ये जो फोकस था, अर्ली फोकस था साइकोलॉजी का, ओरिजिन ऑफ सोल। बट देखिए, आत्मा का अध्ययन करना ये एक बड़ा ही आप कहने की कठिन काम है ना। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि आप आत्मा का अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि अध्ययन उन्हीं चीज़ों का अच्छे से किया जा सकता है जो रियलिटी में हो, और आत्मा ये कैसा है? ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब आप इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जब आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ मेटाफिजिक्स, फिजिकल नेचर, ऐसे नेचर का है जिस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। तो साइकोलॉजिस्ट का ध्यान सोल से हट करके कहाँ आ गया? माइंड पर आ गया। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी वॉज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द माइंड, दिमाग को पढ़ना। ठीक है, वो हो गया साइकोलॉजी 18th सेंचुरी में। तो सोल से कहाँ पर आ गई? ये माइंड से, माइंड पर। फिर यहीं पर विलियम जेम्स डिस्क्राइब्ड इट एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, दिमागी जो प्रोसेस होती है उसकी स्टडी को क्या कहा इन्होंने? साइकोलॉजी कहा। बट अगेन, जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं वो माइंड के अंदर है। अब यहाँ पर भी फिर से एक्सपेरिमेंट करना, कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट निकाल करके लेकर के आना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से माइंड से फिर लोग ट्रांसफर हुए कॉन्शियसनेस पर। सो फोकस ऑन कॉन्शियसनेस। मॉडर्न डेफिनेशन डिस्क्राइब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स सिली एंड विलियम वुडनट emphasized internal experience but faced issue with कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डिस्टिंक्शन। तो अगेन इन्होंने कॉन्शियसनेस की बात तो की, बट वही बात हो जाती है कि इसको जो है
एक्सप्लेन करना, इस पर कोई स्टडी करना, ये एक डिफ़िकल्ट वर्क है। तो सोल से आए माइंड पर, माइंड से आए कॉन्शियसनेस पर, और फिर सभी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि अमूर्त रूपों को छोड़ करके ये कहाँ पर आए, बिहेवियर पर आए। सो विलियम मैकडूगल एंड पिल्सबरी, जेबी वॉटसन डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और यही डेफिनेशन चली आ रही है। साइकोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर। इसीलिए कहते हैं कि जो साइकोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ है वो सोल से आया माइंड पर, माइंड से कॉन्शियसनेस पर, सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को छोड़ करके वो आ गए हैं किस पर, बिहेवियर पर। इसीलिए डेफिनेशन बोली जाती है। क्या डेफिनेशन बोली जाती है? अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, बहुत फेमस ये डेफिनेशन है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, then it lost its mind, then lost its consciousness, and it still have behavior of a sort। फिर भी इसके पास कुछ behavior जैसी चीज़ें हैं। ओके, अब साइकोलॉजी की फील्ड में बिहेवियर ये जो टर्म है ये किसी ने आगे बढ़ाई है। सो पॉपुलराइज बाय जेबी वॉटसन एंड द विलियम मैकडूगल एंड द पिल्सबरी, ये नाम आपको याद रखने हैं। तो साइकोलॉजी, मोटा मोटी बात क्या निकल कर के आई यहाँ पर कि साइकोलॉजी जो है इट्स अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, व्हाट इज बिहेवियर? तो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर जनरली मीन्स ओवर्ड एक्टिविटी विच कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड साइंटिफिकली। वो एक्टिविटी जो ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, वही क्या है, बिहेवियर है। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय हिज एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात है, आपका बिहेवियर जो भी अभी है वो आपने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग है, राइट? मेरा बिहेवियर मेरे एक्सपीरियंस जो है प्रीवियस उसके अकॉर्डिंग है, राइट? सो या अभी मैं जिस मूड में या जिस स्थिति में हूँ वो भी अभी जो हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की उसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरा बिहेवियर भी। Okay, so when we study one's behavior, we must also study his experiences. Okay, so psychology should therefore be defined as science of behavior and experience on human beings. According to ये definition है B.F. Skinner के according to Crow and Crow, psychology is the study of human behavior and human relationship. ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब अगर आपको किसी की बिहेवियर को स्टडी करना है और सिचुएशन आप डाल दो एजुकेशनल सेटिंग, अगर आपको क्लासरूम में बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना है तो बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करना तो साइकोलॉजी ही कहलाएगा। कहाँ कर रहे हैं? क्लासरूम में या किसी एजुकेशनल सेटिंग में कर रहे हैं तो उसी को हम कह देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या है? ये ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एजुकेशनल सेटिंग में, हो सकता है वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक किंडरगार्टन क्लासरूम हो, या फिर 4th 5th का हो, या 12th क्लास हो। एजुकेशनल सेटिंग में जब आप बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द एजुकेशनल साइकोलॉजी। So educational psychology is one of the branch of psychology to study the behavior of learner in relation to his education. As a specialized branch of psychology concern itself with suggestive way and means of providing the process and product of education. So it's not only the study but ये study के बाद हमें जो suggestions मिलते हैं उसका help करके, जो feedback, suggestion that is a feedback, उस फीडबैक का यूज़ करके हम अपनी एजुकेशन की प्रोसेस और उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कि जो हमारे बच्चे हैं, है ना, या जो करिकुलम बन रहा है उसको हम एक लेवल अप लेकर के जा सकते हैं। दैट इनेबलिंग द टीचर टू टीच इफेक्टिवली एंड लर्नर टू लर्न इफेक्टिवली विथ मिनिमम एफर्ट। सो अगर आपको पता है कि कोई बंदा किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर कर सकता है, ओके, यू कैन टेक द मैक्सिमम, आप कह सकते हैं कि बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इसीलिए बड़े फेमस होते हैं, या अपना काम उन्हें पता है कि सिचुएशन में बंदा क्या बिहेव करेगा, उसी आप कह लें कि उन्हीं थ्योरीज का या उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो अपने काम को निकलवा लेते हैं। ठीक है, सो वही यूज़ करके हमें क्या करना है, मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े और मैक्सिमम लर्निंग हो, ये हमारा उद्देश्य है साइकोलॉजी का एजुकेशनल सेटिंग में पढ़ने का। ठीक है,
तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या हो गया? एजुकेशन प्रोसेस को एफर्टलेस बनाना और इफेक्टिव बनाना। ठीक है, चलिए, दैट इज वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम कैसे क्या कहते हैं? द सर्विस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इट दस डेजिग्नेटेड एज सर्विस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फेमस डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप कि अभी आपको मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा, बट ये कुछ फेमस डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी हुई है ना। सो स्किनर की एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। बर्थ से लेकर के बूढ़े होने तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, है ना, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एजुकेशन। क्रो का क्या कहना है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। ठीक है, देन स्टीफन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जद, describe educational psychology, scientific study of life stages in development of an individual from the time he born until he become an adult। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी की लाइफ में जब से वो पैदा हुआ है और जब से पैदा हुआ है तब से एडल्ट तक उसकी लाइफ में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं उसमें वो किस तरह से लर्न कर रहा है, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी में बताया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही खास डेफिनेशन है पील की। इन्होंने कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड डेवलप ऑफ हिज पीपल। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को ये मदद देती है कि वो अपने स्टूडेंट को समझे, उसके डेवलपमेंट को समझे, उसको समझे। द रेंज एंड लिमिट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, ये समझे। द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप, और कैसे वो सोशल रिलेशनशिप से चीज़ों को सीखते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद देती है समझने में। टीचर्स को क्या क्या मदद देती है? अपने लर्नर को समझने में, उसकी लिमिट्स और उसकी रेंज समझने में, कैसे सोशल रिलेशनशिप से बच्चे सीखते हैं ये समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को हेल्प देती है। ठीक है, सो इन दिस वे पील ने ये भी कहा है कि टीचर एक इंजीनियर की तरह है, हु नोज ऑल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, हाउ टू यूज इट एंड गिव अ बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात की जाए, आपसे कोई पूछता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर है साइंटिफिक। व्हाई इट इज साइंटिफिक? बिकॉज यू कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू कैन प्रूव योर एक्सपेरिमेंट। आप प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि इस सिचुएशन में बंदा ऐसा बिहेव करेगा, या मेजॉरिटी में ये आउटकम देखने को मिलता है। ठीक है, सो यूनिवर्सलिटी मतलब कि कोई भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो यू कैन अप्लाई इट, यू कैन जनरलाइज इट, पोजेस वेल ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक मेथड है, एम्प्लॉय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जनरलाइजेशन। साइंटिफिक मेथड क्यों है ये? क्योंकि हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर उस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा, अगर आप किसी को तंज कसेंगे, ठीक है, किसी को ताना देंगे, तो मैं उसका आउटकम क्या हो सकता है, उसका जो है रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम में वो रिस्पॉन्स सेम होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को तंज कसा जाएगा तो क्या करेगा वो, ठीक है, तो वो जनरलाइज हो सकता है वो रिजल्ट। ओके, नाउ सर्च फॉर ट्रुथ, रिजल्ट्स आर ओपन टू वेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन। आप इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, खुद भी करके देख लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसमें मॉडिफिकेशन अगर आपको दिख रहा है कि कुछ चेंजेस हैं, तो इट्स अ मॉडिफाइबल ऑल्सो। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, रिलायबिलिटी है, ठीक है, एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव कॉजेज ऑफ बिहेवियर,
पॉजिटिव साइंस है डील्स विथ फैक्ट नॉट द नॉर्म्स, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नॉर्म्स की बात नहीं हो रही, फैक्ट के ऊपर ये डील करता है। अप्लाइड बिहेवियरल साइंस फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल करके आएंगे यू कैन अप्लाई इट, यू कैन मेक अ प्रोडक्ट, यू कैन कम टू अ फाइनल कंक्लूजन दैट यू कैन यूज़, है ना। जो कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट करा उसका जो भी रिजल्ट आया वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके चीज़ों को बदल सकते हैं। डायनेमिक डिसिप्लिन, इट्स अ कंटिन्यूस डेवलपिंग साइंस, ऑब्वियस सी बात है साइकोलॉजी और उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट निकल करके आ सकते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, डायनेमिक है और चेंजेस को अडॉप्ट करता चलता है, ठीक है। सो दैट इज़ द नेचर, साइंटिफिक नेचर का है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि ज़रूरत क्या है इसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। सो इट्स प्रोवाइड फैक्ट एंड मैथड टू सॉल्व टीचिंग प्रॉब्लम, पढ़ाने लिखाने में जो समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है उसके लिए फैक्ट्स एंड मैथड आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में मिल जाएंगी। डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स द एजुकेशनल प्रॉब्लम, अब ऐसा नहीं है कि आप कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, शैक्षणिक कोई समस्या, अरे ये तो होता रहता है, ऐसा नहीं है। हर एक समस्या के पीछे कोई कारण होगा और उस कारण का क्या समाधान हो सकता है आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर मिल जाएगा। एजुकेशनल सिटिंग में जो समस्याएं हैं, ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। देन ट्रेन टीचर टू थिंक साइकोलॉजिकली अबाउट एजुकेशन, और टीचरों को ये ट्रेन करता है कि भाई आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको थोड़ा साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो और फिर उन्हें डील करो, सो यू कैन गिव अ बेटर रिजल्ट। ओके, नाउ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्यों पढ़ाई जा रही है, ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप इसके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं जो एक लर्नर को या लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रिंसिपल, है ना। देन इवेल्युएट टीचिंग एफिशिएंसी, यहाँ से एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग में यूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि आपकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है ये भी आप इवेल्युएट कर पाएँ। देन अप्रिशिएट इंडिविजुअल डिफरेंस एंड देयर इम्पोर्टेंस, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर एक बच्चा यूनिक है, अलग है ना, जब उसकी आप थ्योरीज पढ़ेंगे देन यू विल गेट द आइडिया कि एक एज अ टीचर यू कांट, मतलब आप एक तराजू में सारे बच्चों को नहीं तोल सकते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, है ना, कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, रेंज सब कुछ अलग है उनका। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है। ओके, चलिए, तो एजुकेशन मॉडिफाइज बिहेवियर वाइल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, अब ये चीज़ आपको समझनी होगी, एजुकेशन दे करके जिस तरह की एजुकेशन होगी लर्नर का बिहेवियर उस तरह का आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तभी तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमने पहले भी अभी पढ़ा करिकुलम डेवलपमेंट वाले पार्ट में, हर कोई चाहता है कि उनकी कम्युनिटी की स्टोरीज हों बुक्स में, है ना, हर कोई चाहता है कि उनके एग्जाम्पल्स आएँ बुक में, कोई चाहता है कि क्रिश्चियन स्कूल है तो वो चाहेंगे कि उस तरह की स्टोरीज़ हो, हिंदू स्कूल है तो उस तरह की स्टोरीज़ हो, है ना, मुस्लिम स्कूल है तो उस तरह की स्टोरीज़ हो। क्यों है ऐसा, क्यों है, बिकॉज जैसी आप एजुकेशन देंगे वैसा बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो यही रिलेशन है, एजुकेशन मॉडिफाई बिहेवियर वाइल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स गाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज, है ना। तो जो डिसिप्लिन रखा जाता है वो साइकोलॉजी के रूल्स के तहत, प्रिंसिपल्स के तहत रखा जाता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो आप डिसाइड करते हैं वो भी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है। एक सेकंड क्लास के बच्चे को आप सिक्स्थ क्लास के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि इसका मेंटल लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। देन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल स्टेज एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अगर आपको बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड या कह लें आपको बच्चे को अगर सेंटर में रख कर के पढ़ाना है तो आपको बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज पढ़नी होगी।
किस एज में उसका मेंटल लेवल क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, ये आपको साइकोलॉजी ही बताएगी। इसलिए साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड टू मेक योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस learner centered. It influences guide evaluation and school administration also. ठीक है, so that is a relationship. Now moving to the next, यहाँ पर है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। मतलब यह है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का कहाँ यूज़ हो सकता है या कौन कौन इसका यूज़ करता है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप ह्यूमन बिहेवियर है। ओके, स्टडीज बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड इंसाइट फॉर प्लानिंग एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशनल प्लानिंग करनी है सो यू मस्ट नो अबाउट द साइकोलॉजी। द लर्नर कवर इनेट एबिलिटीज, कैपेसिटीज एंड बिहेवियर। लर्नर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस डिटरमाइन डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, किस तरह की क्लास आपको अरेंज करनी है, क्लास में एक्सपीरियंसेस अरेंज करने हैं टू मेक लर्निंग प्रोमिनेंट। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे करने हैं, लर्निंग प्रोसेस कैसी रखनी है आपको। ओके, कब आपको मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग, कब आपको रीजनिंग इंट्रोड्यूस करना है, कब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंट्रोड्यूस करना है, ये सब करने के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। लर्निंग एनवायरनमेंट फोकस ऑन क्लासरूम क्लाइमेट एंड ग्रुप डायनेमिक्स, इवेल्युएशन गाइड असेसमेंट टेक्निक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हाईलाइट यूनिकनेस इन लर्नर्स, जो अभी हमने डिस्कस की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिस इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम ऑन पर्सनैलिटी प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको किसी की पर्सनालिटी डेवलप करनी है सो फर्स्ट असेस देम, क्या कमियां हैं, क्या ज़रूरी है और ऐड करना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बना सकते हैं। द टीचर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। एम्फेसाइज द टीचर्स रोल, मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, पूरा आधार ही उसका ये है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज रिलेवेंस ऑफ टीचर। टीचर के लिए क्या यूज़ हो सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। हालांकि सारे पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, वही हैं। अंडरस्टैंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, गेन इंसाइट ऑफ लर्नर इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड कैपेबिलिटी। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ टीचर जानते हैं तो आप अपने लर्नर का इंटरेस्ट डिटेक्ट कर पाएंगे, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अडॉप्ट टीचिंग मैथड टू लर्नर लेवल, अपने लर्नर के लेवल की टीचिंग मैथड अडॉप्ट कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज एंड हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सॉल्व क्लासरूम प्रॉब्लम इफेक्टिवली। अच्छा, ये ज़रूर होता है कि हर एक क्लास में, है ना, हम गए हैं पढ़ाने पर हम दूसरे मुद्दे सुलझा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, यू नो हाउ टू हैंडल बिहेवियर, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रहने वाला है एंड यू कैन take your sessions very easily. Develop teaching skills and interest, use effective teaching method, आपको समझ में आएगा कि कब किस सिचुएशन पर कौन सी मेथड यूज़ करनी है। Understand heredity and environment's influence, improve mental health awareness, assist in curriculum construction, ये हमने curriculum में देखा ही है। Provide guidance and counseling, implement evaluation technique, foster creative discipline, ठीक है, कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि एज ए टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी, या कह लें कि साइकोलॉजी का आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड योर लर्नर, यू कैन डिज़ाइन लेसन प्लान टू देम, गिव देम अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देन ओनली यू कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये बेस था पूरा इस यूनिट का जो कि मैंने यहाँ पर बताया। अब इसके बाद हम लोग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर इंटेलिजेंस और थ्योरीज पर आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो होने वाला है। ये यूनिट होने के बाद फिर हम लोग ऊपर की यूनिट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा, फ्रूटफुल लगा होगा।
आई बिलीव दैट। एंड फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।